मार्च 2021 में एक ऐसा ट्रैफिक जाम लगा था जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ट्रैफिक जाम की वजह से इतना नुकसान कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक जाम था ये गाड़ियों का नहीं लगा था, ये लगा था जहाजों। सुएज कनाल दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, अभी चोक पॉइंट्स क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया। चोक पॉइंट्स वो रूट होते हैं जो दो आइलैंड के बीच में से या समंदर के बीच में से जाने के लिए शॉर्टकट्स होते हैं। तो सुएज कैनाल में एक ट्रैफिक जाम लगा था और उसका रीज़न था बस एक सिंगल मर्चेंट शिप जिसका नाम था एवर गिवन। अब सुएज कैनाल दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक है और जो मेडिटेरियन सी है उसको रेड सी से कनेक्ट करता है और इसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच में जो डिस्टेंस है जो जहाज़ों को कवर करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर एक कोई शिप है जो शंघाई से रॉटरडैम जा रही है और अगर वो सुएज कैनाल यूज करती है रादर दैन द ट्रेडिशनल रूट, सो दे आर सेविंग 8,000 to 10,000 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। मतलब एक शॉर्टकट आपका 8 से 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर रहा है। और अगर कैनाल अवेलेबल ना होती तो उनको अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाना पड़ता, जिससे सिर्फ किलोमीटर नहीं बढ़ रहे ना, जिससे दिन भी बढ़ रहे हैं। 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर उतना फ्यूल का खर्चा बढ़ेगा, जो प्रोडक्ट उस पर लदे हैं उनकी भी तो कॉस्ट बढ़ेगी। दैट्स वाई दिस चोक पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सुएज कैनाल है इसमें से हर साल लगभग 19,000 शिप्स क्रॉस होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो डेली एवरेज है 50 से 60 मर्चेंट शिप्स। अभी 50 से 60 शिप्स मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक शिप पे 20,000 से ज़्यादा कंटेनर्स लदे हुए हैं तो सोचो 50 से 60 शिप्स जो है वो पूरी इकोनॉमी ढूंढ रही है। इस हिसाब से ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% इतनी सी पतली सी छोटी सी कैनाल से गुजर रहा है। ऑयल, LNG इस सब का बात छोड़ो, अगर सिर्फ हम कंटेनर्स की बात करें ना तो जो ग्लोबल ट्रेड है उसके 30% इस अकेले कैनाल से जा रहा है। तो जब ये रूट रुकता है तो ये सिर्फ कैनाल ब्लॉक नहीं हो रहा, ग्लोबल ट्रेड का एक ह्यूज हिस्सा लगभग 30% ब्लॉक हो रहा है ना। अब वापस चलते हैं मार्च 23, 2021 पर। एक बहुत ही विशालकाय कंटेनर शिप सुएज कैनाल में एंटर करता है। उस शिप का नाम है एवर गिवन और ये शिप नॉर्मल शिप नहीं था, ये एक अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल था। इसका मतलब उसकी लेंथ अराउंड 400 मीटर थी, मतलब 4 फुटबॉल के मैदानों जितना। हाइट थी उसकी 60 मीटर और कैपेसिटी 20,000 कंटेनर से ज्यादा। अगर आप ठीक से इमेजिन करो तो ये एक ऐसी चलती फिरती बिल्डिंग जैसा था। चलती फिरती मतलब तैरती बिल्डिंग जैसा था। और उनका नसीब थोड़ा खराब था क्योंकि उस दिन वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं थे। एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रहे थे और एक सैंडस्टॉर्म भी आया हुआ था जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विंड्स की स्पीड उस दिन 40 नॉट्स की थी। और आपको लगेगा कि सैंडस्टॉर्म समुद्र में क्या कर रहा है। सुएज कैनाल कोई बहुत बड़ी कैनाल नहीं है, जहाँ कुछ सेक्शन 200 से 300 मीटर ही वाइड है। अब इमेजिन करो एक 400 मीटर लंबा शिप, 200-300 मीटर वाइड कैनाल और उसके साथ इतने स्ट्रॉन्ग क्रॉस विंड्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन ही रिस्की मामला था। और एग्जैक्टली वही हुआ। एवर गिवन का बो कंट्रोल छूट गया, शिप थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ और उसका फ्रंट कैनाल की एक साइड में टकरा गया और बैक दूसरी साइड में जाके फंस गया। अपनी कार या बाइक जैसा ब्रेक लगाने पे तुरंत जहाज रुकते नहीं ना एक जगह पे, इतना अगर 20,000 कंटेनर लगे हुए हैं तो सोचो इनर्शिया कितना ज़्यादा होगा। ऊपर से वो फ्लोटिंग वेसल है और उसके बाद थोड़े ही वक्त में शिप पूरी तरह से फंस जाती है और पूरा कैनल ब्लॉक हो जाता है। अब इस शिप पर लदे हुए 20,000 कंटेनर तो अटक गए, लेकिन उसकी वजह से ग्लोबल शिपिंग नहीं रुकी ना। ग्लोबल शिपिंग रुकने का रीज़न था कि अभी कुछ ही घंटों में दोनों साइड शिप की जो कैनाल थी वहाँ पे जहाज आने शुरू हो गए और एवर गिवन तो टेढ़ी हो चुकी थी, कैनाल पूरी तरह ब्लॉक थी।
तो ना इधर की शिप उधर जा सकती है, ना उधर की इधर आ सकती है। कुछ घंटों में वहाँ पे टैंकर्स, कंटेनर शिप्स, कार्गो वेसल्स, ऑयल के शिप्स, एलएनजी, ग्रेन कैरियर्स, हर टाइप का कार्गो शिप वहाँ पे स्टक था। पहले दिन के एंड तक कई डजन शिप्स वहाँ पे खड़े हुए थे ट्रैफिक जाम में। तीसरे दिन के एंड तक तो नंबर 300 तक पहुँच गया और जब पीक था, पीक पर ऑलमोस्ट 420 शिप्स वहाँ पे ट्रैफिक जाम में अटके थे। इस ट्रैफिक जाम का अगर आप सैटेलाइट इमेज देखो ना, तो आपको ऐसा लगेगा पूरे शिप्स एक लाइन में खड़े हैं। इतनी बड़ी लाइन जो कि आसमान से दिख रही है। और हर शिप के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कार्गो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कार पार्ट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ऑयल, नेचुरल गैस, फूड सप्लाईज। हर दिन जब कैनल ब्लॉक तो लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर का कार्गो डिले हो रहा था। ये रफली 400 मिलियन डॉलर्स पर आवर के बराबर एक कैनल के ब्लॉक होने से। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स भी इस चीज़ के लिए रिएक्ट करने लगे थे। ऑयल प्राइसेस टेम्परेरी स्पाइक हो गए, शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए और इसी के चलते कुछ कंपनीज ने डिसीजन लिया कि हम तो वेट नहीं करेंगे, हम पूरा अफ्रीका के उस तरफ से घूम के जाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ समझते हैं, मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी है ना, जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स पर चल रही है। जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स मतलब क्या? जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े या पड़ने वाली है तभी उस चीज़ को मंगाने का। इसका मतलब जो कंपनीज है लार्ज इन्वेंटरीज नहीं कर रही। अभी ट्रेड इतना अच्छा हो गया है तो लोग इन्वेंट्री नहीं बना के रखते, लोग ऑर्डर करते हैं जब जो लगने वाला है तब। फैक्ट्रीज को जो पार्ट चाहिए होते हैं वो एग्जैक्टली टाइम पर अराइव हो जाते हैं। कार फैक्ट्रीज को जो चिप्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को कंपोनेंट्स चाहिए, रिटेल स्टोर्स को माल चाहिए, सब कुछ एक प्रिसाइज शेड्यूल पर चल रहा होता है। अगर शिपिंग ही डिले हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन मार खा जाती है। इसलिए एवर गिवन का जो इंसिडेंट था, ये तब इंटरनेट पे मीम्स भी चल रहे थे इसके, लेकिन सिर्फ एक फनी मीम नहीं था, एक एक्चुअली ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का एक वार्निंग था उसके लिए। अब इतना बड़ा शिप अगर फंस गया है तो उसको निकाला कैसे? 2,20,000 टन से ज्यादा वजन वाला शिप। अभी इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तो तुरंत शुरू हो गया था। टग बोट्स आ गए थे जो जहाज को सब तरफ से बांधे हुए थे, खींचने की कोशिश कर रहे थे। ड्रेजिंग शिप्स कैनाल के नीचे से सैंड रिमूव कर रहे थे। एक्सकेवेटर्स कैनाल के बैंक पर आ गए थे, वो जहाँ पे फंसा था वो दोनों तरफ से खोद रहे थे। बट एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स डजन्स ऑफ इंजीनियर्स भी काम कर रहे थे। फाइनली 29 मार्च को हाई टाइड का मोमेंट था, भर्ती मराठी में कहते हैं। तो हाई टाइड के मोमेंट को यूज किया गया। मल्टीपल टग बोट्स ने कोऑर्डिनेटेड पुल किया उसको और आफ्टर ऑलमोस्ट 6 days ऑफ ब्लॉकेज एवर गिवन फाइनली मूव किया। कैनल रीओपन हो गई, शिप्स स्लोली पास करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व नहीं हुई क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ शिप्स क्यू में थे। जितने भी पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड है वो सब डीलेड कार्गो रिसीव करने वाले। ग्लोबल शिपिंग शेड्यूल्स वीक से डिस्टर्ब हो गया और इस इंसिडेंट ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई। ग्लोबल ट्रेड बहुत मैसिव सिस्टम तो है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ शिप्स, हंड्रेड्स ऑफ पोर्ट्स, लेकिन कभी कभी ये सिस्टम सरप्राइजिंगली फ्रेजाइल होता है। एक नैरो कैनाल, एक शिपिंग लेन, एक मिस्टेक और पूरी दुनिया का ट्रेड स्लो हो जाता है। और अगर आप थोड़ा और जूम आउट करके देखो तो सुएज कैनाल बस एक एग्जाम्पल है। दुनिया में और भी चोक पॉइंट्स हैं, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू चल रहा है और उसकी वजह से पूरा एशिया सफ़र कर रहा है कि हम ऑयल नहीं ले पा रहे हैं वहीं से। बिकॉज एशिया में जितना भी ऑयल आता है, एलएनजी आता है, उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा इराक और ओमान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से आता है। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट है, बाब-एल मंडेब है, पनामा कैनाल है। ये सब प्लेसेस बेसिकली वॉल्व्स की तरह काम करते हैं। जब ये ओपन रहते हैं तो ट्रेड स्मूथ चलता है, लेकिन अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो सिस्टम इंस्टेंटली फील करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल ट्रेड कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है, शिप्स बिगर हो रहे हैं, कार्गो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है इन नैरो रूट्स पर। मतलब फ्यूचर में भी ऐसे चेक पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आने वाले समय में ऐसे किसी डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। एवर गिवन इवेंचुअली फ्री हो गया,
शिप्स मूव करने लगे, ग्लोबल ट्रेड वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन मार्च 2021 का वो वीक दुनिया को एक चीज़ याद दिलाता है, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टॉप करने के लिए किसी मिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक शिप का साइडवेज हो जाना ही काफ़ी होता है। और एवर गिवन की स्टोरी ने एक और चीज़ हाईलाइट की, ग्लोबल ट्रेड जो है वो सिर्फ शिप्स और ओशियंस की स्टोरी नहीं है, ये एक पावर की स्टोरी कि जो कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड रूट्स कंट्रोल करती है वो एक्चुअल ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, वो एक्चुअल ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में एक देश है जो दुनिया भर में पोर्ट्स बना रहा है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, पोर्ट्स, शिपिंग हब्स, लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, एक जायंट नेटवर्क बना है। इस प्रोजेक्ट का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इसका गोल एकदम सिंपल है, फ्यूचर की जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स है उन्हें बनाना और इस पर अपना ही कंट्रोल रखना। और इस देश की ये जो एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज है वो आज की नहीं, वो हमेशा से ऐसा करता आ रहा है और हम उसके बारे में जानते ही हैं। अगर आपको पता है कि वो देश कौन सा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसने शुरू किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगले वीडियो का टॉपिक वही है। तब तक आप देखते रहिए बिटवीन द सिग्नल्स।